मुगल कालीन साहित्य से संबंधित प्रश्न पहला है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये किया था लेडेन और रस्किन ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। गुलबदन बेगम पुत्री थी, ये थी बाबर की। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो ये है गुलबदन बेगम। हुमायूं की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन सी सही होगा। सॉरी, हुमायूं नामा की रचना किया था इन्होंने। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो ये थी उपयुक्त में से कोई नहीं, ये किया था गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का आवास शिक्षा केंद्र जो मदरसा ये बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महामंगा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। दिल्ली में पुराना किला के सामने कैरोल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? महामंगा ने। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये है ताजुल माली। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा, ये हम नीचे देख लेते हैं। हसन निजामी की रचना है ये ताजुल मासिक से संबंधित है। ख्वाज मीर हुमायूं नामा से मोहम्मद कासिम आलमगीर नामा और भीमसेन नुक्सा ए दिलखुशा। ख्वाज मीर ने कानून ए हुमायूनी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे हुमायूं नामा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा, ये हम नीचे देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद की है चांदायन। दामोदर कवि का है पद्मावती कथा। सोमनाथ का है राग विबोध और अमित खुसरो से संबंधित है आसिका। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन इसमें डी होगा, ये हम नीचे देख लेते हैं। आलमगीर नामा ये है मिर्जा मोहम्मद कासिम की पुस्तक। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है। सहार चमन चंद्रभान ब्रह्मान की और इकबाल नामा जहांगीरी ये मोहम्मद खां की है, यानी मुअत्तमद खां की है। तबकाते अकबरी किसने लिखा? तो ये निजामुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा इसमें। तबकाते अकबरी जिसे कभी कभी अबू फजल ने अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो ये है इनायत खां। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से आपको बताना है कौन सा एक सुमेलित है? तो बाबर की है उर्दू के बाबरी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, बाकी सभी सही नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें। एक तरफ पुस्तकें, एक तरफ लेखक है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तबकात नासरी के लेखक है मिनहाज उस सिराज जसदानी। तारीख के फिरोज शाही के हैं सिराज अफीफ। तुगलक नामा यहाँ पे गलत है। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। तुगलक नामा के लेखक अमीर खुसरो थे। नंबर ए, सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र का। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। किसके राजकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो ये है अकबर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। ऑप्शन ए सही होगा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है अबुल फजल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, ये थी फारसी। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। मुगलों की अदालत में भाषा थी, तो ये थी फारसी। सही ऑप्शन यहाँ पर बी है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगीरी की किसकी रचना है? तो ये है साकी मुस्तैद खां की। सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा, ये हम नीचे देख लेते हैं। भीमसेन कायस तारीख के दुलखुशा इनकी ये पुस्तक है। चंद्रभान ब्राह्मण की है चहार चमन। ईश्वरदास नागर की पुस्तक है फुतुहात आलमगीरी और सुजान राय भंडारी की है खुलासत उत तवारीख। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? ईश्वर
दास नागर के, ऑप्शन ए सही होगा। नस्तालीक है तो एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, ऑप्शन ए सही होगा। कवि हृदय राजा जिसे नागरीदास के नाम से कृष्ण नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे तो ये राजा सावंत सिंह थे, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक क्रिया की रचना किया तो ये है केशव, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है तो ये है केशवदास की, ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं मुगल काल से संबंधित विविध प्रश्नों को। पहला है निम्नलिखित युगों में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आए थे, अकबर के समय सर थॉमस लो नहीं आए थे। यहाँ पर जो बी दिया गया है ये गलत है। शाहजहां के समय टेवरनियर आए और औरंगजेब के समय मनूची। सर थॉमस लो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आए थे, वह जहांगीर के साथ शिकार के लिए भी गए। यहाँ पर अकबर नहीं जहांगीर होगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा किया है तो ये है जॉन बैप्टिस्ट टेवरनियर, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मस्जिद के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया तो ये है विलियम फिंच का, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है तो ये हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर टाइम सही नहीं है। भारत आने वाले यात्रियों और उनकी यात्रा की अवधि दी गई है। हॉकिंस आए थे 1608 से 1611 ईस्वी, थॉमस रो 1615 से 1619, मनूची 1653 से 1708, रॉल्फ फिंच आए थे 1583 से 1586 ईस्वी के मध्य। रॉल्फ फिंच भारत 1583 में आया था तथा वह 1586 तक भारत में रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है जो कि त्रुटिपूर्ण है। ये आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, तो यानी पहले कौन आए बाद में कौन आए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नीचे हम डेट वाइज देख लेते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक है। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1747 ईस्वी तक था, जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई ये 14 जनवरी 1761 में अफगान दल का नेता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल 1837 से 57 ईस्वी तक था। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो सही ऑप्शन सी होगा। ये नीचे देख लेते हैं। उपर्युक्त बाह्य आक्रमणों का क्रम है चंगेज खान, तैमूर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खान का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। इनका समय है 1211 से 1236 ईस्वी। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के समय हुआ। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय और अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय युद्ध में 14 जनवरी 1761 में अफगान दल के नेता थे। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी था। तो यहाँ पर सही पूछा है तो पहला और चौथा होगा, बाकी दोनों गलत है। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे सुमेलित करना है हमें निम्नलिखित घटनाओं स्थिति को सुमेलित करके बताना है सही होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। ये हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं। 1739 ईस्वी में करनाल के क्षेत्र में मुगल सेना तथा ईरानी सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सैनिक पराजित हुए। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई, जिसमें बाबर विजय हुआ और उसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। तैमूर व अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई, जिसमें हेमू पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई, जिसमें मराठी बुरी तरह पराजित हुए थे। यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें सी होगा।
विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमू के नाम से। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये है पृथ्वीराज। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया पूछा है इसमें। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान मराठा के मध्य नहीं हुआ था, ये गलत है। यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। पानीपत का जो ये द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही थी। यहाँ पे आपको बताना है मिलान करके कौन सा सही होगा। इसमें सही ऑप्शन सी होगा। ये हम नीचे देखते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, अकबर की मृत्यु 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सुमेलित करके बताना है कौन किससे संबंधित है। तो सही ऑप्शन ए होगा। ये भी हम नीचे देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने लड़ा था राणा प्रताप के विरुद्ध। बेलग्राम का युद्ध हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय हुआ और खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था राणा सांगा के विरुद्ध। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बताना है ये सभी घटनाएं कब तक घटित हुई है। तो मिलान करके ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे डेट वाइज देख लेते हैं। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। शिवाजी का देहांत 1680 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ और अकबर का राज्यारोहण 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालादौर नामक स्थान पर हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध ये हुआ था 1761 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष से संबंधित है? तो ये है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे डेट वाइज देख लेते हैं। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य। यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ था। यहाँ पे आपको कालक्रम बताना है कि पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन हुई। सही ऑप्शन बी होगा। ये नीचे देखते हैं। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में और तानीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबर के समय खानवा का युद्ध हुआ। हुमायूं के समय चौसा का। अकबर के समय हल्दी घाटी का। जहांगीर के समय ये बल्ख का युद्ध। शाहजहां के समय हुआ था नाटी जहांगीर के। आंसर जो गलत है यहाँ पर डी होगा। अता अली खां किसका नाम है? तो ये है नीचे देख लेते हैं। इसमें सही ऑप्शन ही होगा। तानसेन का प्रारंभिक नाम राम तनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात उनका नाम अता अली खां रखा गया। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। ये नीचे देख लेते हैं हम। दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश के राजारोहण के साथ ही शासनकाल के आधारशिला के रूप में भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हुई। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में 14 की आय का 66% मराठा सरदारों को भूप्रभार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मुकासा कहते थे। तो यहाँ पर जो
होगा वो डी होगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये है सूरत। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह स्थित था? तो ये था लखनऊ में। सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो बी होगा। सबसे पहले आती है पद्मिनी, इसके बाद दुर्गावती, इसके बाद सबसे पहले आती है पद्मिनी, इसके बाद दुर्गावती आती है, इसके बाद ताराबाई आती है और फिर अहिल्याबाई। तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। यहाँ पे आप इन सभी के बारे में डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही सुमेलित है? तो दिल्ली अब्दुल रहमान अली खाना का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में, औरंगजेब का मकबरा फरीदाबाद औरंगाबाद में स्थित है, अलीगढ़ खाने खाना का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खान के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है? तो पहला गलत है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है? तो ये दूसरा भी गलत है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी मुगल कालीन इमारत मिली चाहिए? तेजतार का मकबरा सासाराम में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जहांगीरी महल ये बुरहानपुर में नहीं है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ पर जो गलत होगा वो सी होगा। जहांगीरी महल आगरा किले में स्थित है। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी हुई है। निम्नलिखित स्मारकों का कालक्रमानुसार बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। इसमें सही ऑप्शन इसमें बी होगा। सबसे पहले आता है अटाला मस्जिद जौनपुर, इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, इसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली और फिर राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। ये आप यहाँ पर इसे डेट वाइज भी देख सकते हैं। सूची एक सूची दो से मिलान करना है, बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर बाबर ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। बाबर से संबंधित है जामा मस्जिद संभल की, हुमायूं दीन पना अकबर ने बनवाया जहांगीरी महल और ये जहांगीर इत्मादुद्दौला की मकबरा। इसमें इत्मादुद्दौला का मकबरा बना। तो बाकी यहाँ पर इस प्रकार से सही ऑप्शन ये होगा। ए का ए, बी का बी, सी का सी और नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करके बताना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। ये भी हम नीचे देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब के समय हुआ, गोल गुम्बद का मकबरा राजस्थान के समय, बुलंद दरवाजा अकबर के समय बना और मोती मस्जिद औरंगजेब के समय। घटनाओं पर विचार करके इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये नीचे डेट वाइज देख लेते हैं। कानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और कालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। एक तरफ स्मारक है, एक तरफ निर्माता है। तो अलाई दरवाजा दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा के इसका निर्माण शाहजहां ने और मोती मस्जिद दिल्ली का इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। साथ ही यहाँ पर सही ऑप्शन ए सही है इसमें। मुगल काल में मौलिम था। तो भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठा था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगा रहा था तथा इससे उसे अपनी जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। दिए गए विकल्प में डी उत्तर के कुछ निकट है किंतु सटीक नहीं। मौलिम जहाज का कर्मचारी था, ना कि एक जहाज। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो ये व्यापारी होते थे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ होता था एक स्थान जिसका उद्देश्य
भारत और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। इसका मतलब होता है सराय। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम ये ताम्र की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, और ये जो गरीब होते थे ये यहाँ पर एक प्रकार का कर नहीं है। यहाँ पर जो डी है ये गलत होगा। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। गुलाम मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरी भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी, तो यहाँ पर ये कर नहीं होता था। अब देखते हैं सिख समुदाय से संबंधित प्रश्न। पहला है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था गुरु अंगद को। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो लखना को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? तो ये है गुरु अंगद। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो ये है रामदास। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव इनसे संबंधित है आदि ग्रंथ। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, बाकी सभी गलत हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये होंगे गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। ए और दूसरा और चौथा होगा। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। यहाँ पर आप सभी गुरुओं के बारे में डिटेल से भी देख सकते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ये गुरु तेग बहादुर है। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो ये है हेमकुंड, जो कि चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये है गोविंद सिंह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो 300। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो ये है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। खालसा के संस्थापक गुरु थे गोविंद सिंह। ऑप्शन डी सही है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो इन्हें लक्ष्मण देव कहते थे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अब देखते हैं मराठा राज और संघ से संबंधित प्रश्न। पहला है, मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? तो यहाँ पर ठीक होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। मराठों के उत्कर्ष के लिए उपयुक्त सभी कारण सही है। तो यहाँ पर जो सभी कारण है ये है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नैतिक शक्ति और राजनैतिक जागृति, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। नीचे चित्र दिया गया है, बताना है ये किसके राज्य क्षेत्र को दर्शाता है। तो ये जो मैप है ये मराठों का साम्राज्य है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये है तलहार। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ? उन्होंने कब छत्रपति की उपाधि धारण की? तो 1627 में जन्म हुआ। 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की। आंसर यहाँ पर डी सही है। वह कौन सेना नायक है जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये है अफजल खान। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये है आगरा। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी रायगढ़ में। सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। ऑप्शन ए सही है।
शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। ऑप्शन सी सही होगा। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? इनका नाम था रामदास। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा। नीचे हम इसे डेट वाइज देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का व्यवस्थित क्रम है। चाकन किले पर विजय 1648 ईस्वी में हुआ। मुगलों से मतभेद प्रारंभ 1657 ईस्वी में शुरू हुआ। अफजल खां का प्रकरण 1659 में हुआ। सूरत पर आक्रमण तथा लूटना 1664 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद की गई थी मराठा प्रशासन में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। यहाँ पर आप इन सभी मंत्रियों के बारे में देख सकते हैं। राष्ट्रप्रधान मंत्रिपरिषद की तैयारी थी मराठा प्रशासन में। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। राष्ट्रप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये शिवाजी ने। ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये शिवाजी। ऑप्शन डी सही होगा। शिवाजी के राष्ट्रप्रधान में निम्नलिखित में से अधिकारी थे, तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें मजूमदार, दबीर, वाकनीस, सुरनीस सभी थे। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर ई होगा। इसमें 1, 2, 3, 4 सभी है। शिवाजी के समय सैन्यों का पद संबद्ध था, तो ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। शिवाजी के राष्ट्रप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। राष्ट्रप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये है शिवाजी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, क्योंकि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रधान रखता था। तो यहाँ पर ये सही है, परंतु यानी कथन सही है और कारण गलत है। इस प्रकार सही ऑप्शन में जो सही होगा हमारा वो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रसद मुद्रा नहीं थी? तो रुपया, टका, लारी की रुका नहीं थी। आंसर यहाँ पर जी होगा। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो यह है बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। यहाँ पर हमको शासन काल के साथ में आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर हम ये नीचे कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच था। 1720 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने थे। 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे। माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी है। निम्नलिखित में से यहाँ पर आपको कालक्रम बताना है। ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बालाजी विश्वराव, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम और नारायण राव, इनका कालक्रम आप स्वयं देख लीजिए। यहाँ पर भी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन इसमें भी सही होगा। सबसे पहले आते हैं संभाजी, इसके बाद राजा राम, इसके बाद शिवाजी द्वितीय और फिर छत्रपति साहू जी। इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। इनका क्रम आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। कथन कारण है जिसमें कथन है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, क्योंकि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। यहाँ पर ये तथा दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या भी करना है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। किसके समय मराठा चाचा नाचीज किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक ये बन गया? तो ये थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन यहाँ पर ही सही होगा। कथन कारण है जिसमें कथन है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे, क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये सही है, लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन यहाँ पर ही सही होगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई के। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा।
निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो ये थी ताराबाई। ऑप्शन यहाँ पर ठीक सही है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा। सुरक्षा की मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है चौथ। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं लिखा, वो कौन थे? तो ये थे काशीराज पंडित। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो ये थे अफगान। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? ये है 14 जनवरी 1761। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में। ऑप्शन बी सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वासपात्र था? तो ये थे नजीब खान। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? तो ये है मराठों के। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित प्रश्न। पहला है औरंगजेब की 1760 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाला था? बहादुर शाह प्रथम ने। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे? तो ये हुसैन अली और अब्दुल्ला। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये है मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? तो ये थे मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। इसके शासन में हिजोर तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये मोहम्मद शाह। इनका समय है 1719 से 1748 ईस्वी के मध्य। कौन सा वर्ग बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर इन सभी को आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले आते हैं इसमें जहांदार शाह, इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, इसके बाद अहमद शाह, इसके बाद औरंगजेब द्वितीय आते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। काल क्रमानुसार मुगलों को यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो इसमें सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह, इसके बाद आते हैं जहांदार शाह, इसके बाद आते हैं फारूक, इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। सही ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आप इन सभी के डेट भी देख सकते हैं। मुगल बादशाह को वजीर वाकिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम वजीर। सही ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह गद्दी का। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन सा? ये बहादुर शाह जफर। सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह मीरा साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम ज़ौक़ और असदुल्लाह खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यहाँ पर जो डी है ये गलत है, बाकी सभी सही है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ही होगा। ये नीचे देख लेते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। तुगलक
स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला है। बिहार लोक आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। तो ये आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो ये है शहादत खां। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। बुरहान उल मुल्क। शहादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो ये है इल्लिस खान। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। कौन सा कथन बताना है इसमें सही नहीं है? तो इल्लिस खान को मुबारक खान के नाम से भी जाना जाता था। निजाम उल मुल्क ने खेड़ा युद्ध में मुबारक खान को हराया था। जुल्फिकार खान निजाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि से नवाजा। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर कोई भी एक सही नहीं होगा। ये जो नीचे देख लेते हैं, इल्लिस खान को निजाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम कहा जाता था। खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क और मुबारक खान के मध्य हुआ। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुबारक खान को हराया और मार डाला। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि से सम्मानित किया और 1724 ईस्वी में इसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है? हैदराबाद राज्य से कोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला सही है, बाकी पहला तीसरा गलत है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाया था? तो ये है जयसिंह थी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। इसके अलावा भी है, तो ये है दिल्ली के अतिरिक्त भी वेधशाला है। ये उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी सभी जगह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। 1773 ईस्वी में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक हैं जयपुर के सवाई जयसिंह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में बनवाया, इलाहाबाद में नहीं बनवाया। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही है। ऐसे वीडियो देखने के लिए